अब देखिए, तो ये इलस्ट्रेशन 10 में आप सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि गारंटेड वेजेस रेट कितनी दे रखी है बताओ। गारंटेड वेजेस रेट 30 रुपए पर आवर और स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना देर का बताओ, 4। अच्छा, अब आपको इसमें ये निकालना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे बताइए क्वेश्चन में निकालना क्या है आपको, क्या निकालना है? टोटल अर्निंग और क्या निकालना बताओ, कौन से प्लान से निकालना है? होल से प्लान से निकालना। तो सबसे पहले रोवन प्लान का फार्मूला बोलो, रोवन प्लान का फार्मूला बोलो, ए एच इंटू आर प्लस ए एच अपॉन एस एच इंटू एस एच माइनस ए एच इंटू, चलो हम उसको करते हैं सॉल्व। इफेक्टिव आर्ली रेट अंडर रोवन प्लान। ए एच इंटू आर प्लस ए एच बटा एस एच इंटू एस एच माइनस ए एच इंटू आर डिवाइडेड बाई ए एच। यही तो है, बोर्ड पे देखें। मुझे बताइए आपको इस सवाल में इफेक्टिव रेट दे रखी, कितनी दे रखी है? 37.50। ए एच आपको नहीं दे रखा। ए एच का मतलब क्या होता है बताओ, एक्चुअल आवर्स। लेकिन आर दे रखा आपको। आर कितना दे रखा है? 30। ए एच नहीं दे रखा लेकिन एस एच दे रखा है। बताओ एस एच कितना दे रखा है? 4 इंटू 4 माइनस ए एच इंटू 30 डिवाइडेड बाई ए एच। मुझे बताइए क्या आप इससे ए एच का वैल्यू निकाल सकते हो? कॉपी करो और रफ में ए एच की वैल्यू निकालो, रफ में।
बताओ भाई। तीन आएगा। कैसे आया देखो, तुम लोगों की मैथ्स रही होगी, मैं कैसे निकालता हूं देखो। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो ना? 30 डिवाइडेड बाई 4 कितना हुआ? 7.5 AH इंटू 4 माइनस AH। फिर AH कॉमन ले लो। क्या ले लो कॉमन? AH। तो AH कॉमन लेने पर अंदर क्या बचा? 30 प्लस 7.5 इंटू 4 माइनस AH। तो ये AH से AH कैंसिल, ये AH से AH कैंसिल। तो ये कितना बचा? 37.5 बराबर 30 प्लस 30 माइनस 7.5 AH। तो ये हुआ 60। 60 को इधर लेके आए तो बताओ कितना बचा? 37.5 गए तो 22.5 डिवाइडेड बाई 7.5। तो ये आएगा 3। तो मुझे बताओ, आपके पास SH है, आपके पास AH है, आपके पास R है, तो बताओ होल से प्लान लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? बस आगे ले। कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर होलसेल एंड इफेक्टिव रेट पर आर। टोटल वेजेस इज इक्वल टू AH इंटू R प्लस 50/100 SH माइनस AH इंटू R। AH कितना आया? 30। R कितना बताओ? AH 30 प्लस 50/100 4 माइनस 3 इंटू 30। इसको सॉल्व करो। कितना? इफेक्टिव रेट बताओ। एक 105 डिवाइडेड बाई कितने से करोगे बताओ? 4 से, 3 से, 2 से, 1 से? 3 से, क्योंकि AH तो 3 ही तो है। करो डिवाइड।
गया कॉपी? तो आसान सा सवाल था। मैं बताऊं आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग में दिक्कत एक ही चीज की आती है, और वो दिक्कत ये है कि सवाल को फाड़ना नहीं आता, ऑपरेट करना नहीं आता। जब सवाल को करवा देते उसके बाद तो लगता कि था क्या यार। और जब तक ये होता नहीं है, क्योंकि ये यहाँ का कमाल है आपका एनालिटिकल पावर। क्योंकि अकाउंट्स में क्या चक्कर है कि एक बता दिया तो ऐसे 5 कर लोगे। इसे इनोवेटिव स्टूडेंट्स को पसंद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इनोवेटिव, जो इन्वेंशन में बिलीव करता है कि हाँ सर ने 3 चीजें बताई तो चौथी नई चीज मैं खुद डिराइव करके कर लूंगा। यही दिक्कत है। ओके, नेक्स्ट जो मैं आपको बताता हूं, अच्छा लेबर टर्नओवर से रिलेटेड क्वेश्चन तो करवा ही दिए थे मैंने, है ना? ठीक है। अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओ आइडल टाइम, IDLE। आज क्या बात है यार, ये एसी काम ही नहीं कर रहा क्या? बिल्कुल ही हवा नहीं है, और वो भी इस ठंड में। चल लिखे आइडल टाइम। कौन सा टाइम? IDLE लिखा ना? मुझे बताइए आइडल टाइम क्या होता है, अच्छा या बुरा? आइडल टाइम एक तो होता है आइडियल, एक होता है आइडल। आइडल, मैंने आइडल बोला है, IDLE, IDEAL नहीं बोला मैंने। आइडल टाइम का मतलब होता है वो टाइम जिसमें पेमेंट का मीटर तो चलता है। बताओ कौन सा मीटर? बट क्या नहीं होता? काम नहीं होता। उस टाइम को अपन कौन सा टाइम बोलते हैं? आइडल टाइम। एक बार वापस से बोलो, क्या बोला मैंने? वो टाइम जिसमें किसका मीटर चल रहा है? पेमेंट का। बट किसका मीटर नहीं चल रहा? काम का मीटर नहीं चल रहा, प्रोडक्शन का मीटर नहीं चल रहा। उस टाइम को अपन क्या बोलते हैं बताओ? आइडल टाइम। ये रहा बोर्ड पे कसर। फिर ये तो बहुत ही बुरी बात है। बुरी बात इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर पेमेंट का मीटर चालू है। ये 2 तरह के होता है। कितने तरह का? एक तो होता है नॉर्मल और एक होता है एबनॉर्मल। नॉर्मल यानी जिसे रोका न जा सके, जो पहले से पता हो। तो सर कौन सा वाला पहले से पता होता है? तो आपको मालूम है लंच टाइम, ये कौन सा टाइम है बताओ? आइडल टाइम है। बट ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? नॉर्मल है। एक जॉब को खत्म करके दूसरा जॉब स्टार्ट करने में लगा टाइम कौन सा है? नॉर्मल। नॉर्मल आइडल। फैक्ट्री गेट से मशीन तक पहुंचने का टाइम कौन सा टाइम है? नॉर्मल आइडल। मशीन को स्टार्ट करके गर्म करने का टाइम कौन सा टाइम है? नॉर्मल आइडल टाइम। समझ गए? मुझे बताइए, आपकी क्लास होती है 1 घंटे की, लेकिन क्या 1 घंटे का आउटपुट हो पाता है? क्लास ऑन करना, दूसरे काफ़ी सारे टाइम हैं जिसमें माइक लगाया जाता है, क्लास ऑन की जाती है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से क्वेरी पूछी जाती है, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, पिक्चर आ रही है कि नहीं आ रही है, क्वालिटी ऑफ कैमरा सही है। तो 5 मिनट तो वैसे ही कंज्यूम हो जाते हैं। तो बताइए ये कौन सा टाइम है? आइडल। बट ये कौन सा आइडल टाइम है? नॉर्मल या एबनॉर्मल? नॉर्मल, जो हमें पहले से क्या है पता है। और एबनॉर्मल आइडल टाइम ऐसा होता है जिसका पहले से हमें पता, जैसे बीच में नेट चले जाना, बीच में नेट चले जाना, या फिर और कोई इशू, और कोई इशू। ये कौन सा आइडल टाइम है बताओ? एबनॉर्मल आइडल टाइम। कौन सा आइडल टाइम है? एबनॉर्मल आइडल टाइम। उसके बाद ये एक बार थ्योरी पढ़ो। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा।
लिया लिया वापस लिया, लिया वापस। एक मिनट इसको पढ़ो एक आया।
तो देखो ये कॉजेज दे रखे हैं, इसके बगल में ये क्या दे रखे हैं, ट्रीटमेंट, और सबसे पहले क्या लिख रखा बताओ, टाइम लॉस बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड द प्लेस ऑफ वर्क। तो नॉर्मल आइडल टाइम है ना, कौन सा आइडल टाइम, उसका ये ट्रीटमेंट रहता है कि वो रिमेनिंग आर्स में से लेस हो जाता है और रेट पर आर को इंक्रीज कर देता है। किसको इंक्रीज कर देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 घंटे हैं, कितने घंटे, और 100 घंटे की रेट है, 1 घंटे की रेट है 10 रुपये, तो 100 इंटू 10 कितना हुआ, 100 इंटू 10 1000। इसमें से आपको ये बोला गया कि 20 घंटे हैं वो नॉर्मल आइडल टाइम के हैं, किसके हैं बताओ, तो 100 में से 20 लेस करो, 80। तो अब आपकी जो रेट रहेगी वो रहेगी 1000/80, कितनी रहेगी बताओ, 1000/80, करो 1000/80, कितना रहा, 12.5। अरे क्लियर है। तो ये नॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट है कि नॉर्मल आइडल टाइम रिमेनिंग जो आपके घंटे हैं उनकी रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे आपने फाउंडेशन में कंसाइनमेंट पढ़ा होगा, तो उसमें ये पढ़ा होगा कि नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स होता है, तो वो रिमेनिंग गुड्स की रेट को, कॉस्ट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। सेम टू सेम ट्रीटमेंट यहाँ पर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल आइडल टाइम होता क्या है। तो ये आइडल टाइम ऐसा आइडल टाइम है जिसमें काम दाम नहीं होता, लेकिन इसका पता हमें पहले से होता है। जैसे लंच टाइम है, जैसे फैक्ट्री के गेट से, क्या बोला मैंने, फैक्ट्री के गेट से कहाँ तक का टाइम, मशीन तक जाने का टाइम। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो एक जॉब से दूसरी जॉब में जाने का टाइम। इसके अलावा बात करें तो नॉर्मल रेस्ट टाइम, लंच का टाइम, ये टाइम यही। एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम, जिसे पहले से पता नहीं होता और जिसको रोका जा सकता था। जैसे मशीन खराब हो गई या पावर कट चला गया, उसमें वर्कर क्या बैठा है, फालतू बैठा है, बट पेमेंट का मीटर चल रहा है, तो वह कौन सा टाइम है बताओ, एबनॉर्मल। अब आप मुझे बताइए, एबनॉर्मल का बर्डन क्या रिमेनिंग गुड यूनिट पर, रिमेनिंग गुड आवर्स पर डालना सही होगा क्या, नहीं। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसे P&L में डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है, P&L। तो लिखेंगे सबसे पहले आइडल टाइम के बारे में, द टाइम ड्यूरिंग विच, द टाइम ड्यूरिंग विच no production is carried out, no production is carried out, and the worker remain idle, the worker remain idle but are paid, but are paid, are called idle time, are called idle time। लिख लिया, आगे लिखो, आइडल टाइम कैन बी नॉर्मल और एबनॉर्मल, आइडल टाइम कैन बी नॉर्मल और एबनॉर्मल। अगली लाइन में लिखो नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम। कौन सा आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम में लिखेंगे द टाइम लॉस्ट एट नॉर्मल आइडल टाइम में लिखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो लंच टाइम, मशीन सेटिंग अप टाइम, मशीन सेटिंग अप टाइम। बताओ कौन कौन से दो टाइम बोले मैंने,
एक तो लंच टाइम और क्या बोला, मशीन सेटिंग अप टाइम। अगली लाइन में लिखो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या लिखोगे बताओ? इट इज ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज ट्रीटेड एज, क्या लिखा आपने? पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे लिखे इट इन्फ्लेट द wages rate, it inflate the wages rate। उसके बाद लिखिए एबनॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम। क्या लिखा आपने? एबनॉर्मल आइडल टाइम। इसमें लिखेंगे मशीन ब्रेकडाउन, मशीन ब्रेकडाउन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, बताओ क्या लिखा? मशीन ब्रेकडाउन और क्या लिखा? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, फायर फ्लड, फायर और क्या लिखा? फ्लड। लिख लिया? ट्रीटमेंट लिखो। ट्रीटमेंट लिखो इट इज नॉट चार्ज, it is not charged in the cost of production, it is not charged in the cost of production। यह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। इट इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, it is transferred to costing P&L account। बताइए ये किसका पार्ट है? कॉस्टिंग P&L का पार्ट। ओके, देन अगली लाइन में लिखो ओवर टाइम, हेडिंग लगाओ ओवर टाइम। बताओ कौन सा टाइम बोला मैंने? ओवर टाइम क्या होता है बताओ? यदि कोई वर्कर नॉर्मल आवर्स के ज़्यादा घंटे काम करता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बताओ? ओवर टाइम। क्या बोलते हैं? नॉर्मल आवर्स से ज़्यादा घंटे कोई वर्कर काम करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओवर टाइम। और ओवर टाइम के लिए एक रूल बना रखा है फैक्ट्री एक्ट 1948 में। कहाँ पर रूल बना हुआ है? उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि कोई वर्कर एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम करे, क्या वर्ड बोला मैंने? एक वर्कर एक दिन में कितने घंटे से ज़्यादा? 9 घंटे से ज़्यादा काम करे तो उसे ओवर टाइम काउंट किया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा? कितने घंटे से ज़्यादा? या एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा। वापस से बताओ, एक दिन में 9 से ज़्यादा और एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा यदि कोई वर्कर काम करे तो उसे क्या काउंट किया जाएगा? ओवर टाइम। देखिए क्या लिखा हुआ है? वर्क डन बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर इज नोन एज, क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल वर्किंग आवर से यदि कोई वर्कर ज़्यादा घंटे काम करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओवर टाइम। फैक्ट्री एक्ट 1948 में क्या बोला गया है बताओ? एक दिन में कितने घंटे से ज़्यादा और एक सप्ताह में कितने घंटे से ज़्यादा? 48 घंटे से ज़्यादा। ओवर टाइम में जो रेट दी जाती है फैक्ट्री एक्ट में वो लिखा हुआ है नॉर्मल का डबल। क्या वर्ड बोला मैंने? जैसे सिंपली दी जाती है 10 रुपए, तो ओवर टाइम में रेट क्या दी जाएगी? 20 रुपए। तो ओवर टाइम में दो एलिमेंट हो गए,
एक तो नॉर्मल रेट तो है ही है, साथ ही साथ ओवर टाइम प्रीमियम। कितने एलिमेंट हो गए? एक तो क्या हो गया नॉर्मल, और एक क्या हो गया ओवर टाइम प्रीमियम, जो कि उसी रेट के बराबर है। यानी जैसे सिंपल तो है 10 रुपये पर घंटे, और ऐसे क्या हो जाएगी 20 रुपये पर घंटे। 20 रुपये में 10 रुपये तो नॉर्मल वाले हैं और 10 रुपये प्रीमियम वाले। लिखा आगे, लिखे ओवर टाइम वर्क डन, वर्क डन beyond normal working hours, work done beyond normal working hours is known as overtime. वर्क डन बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर इज नोन एज, क्या बोला, ओवर टाइम। लिखा? अगली लाइन में लिखेंगे ओवर टाइम पेमेंट इज, ओवर टाइम पेमेंट इज, या ओवर टाइम पेमेंट कंसिस्ट टू एलिमेंट, overtime payment consists two element. Number one, normal wages for overtime work, normal wages for overtime work, and number two, premium payment for overtime work, premium payment for overtime work। बताइए पहला क्या बताया, नॉर्मल वेजेज फॉर ओवरटाइम वर्क, और दूसरा क्या बताया बताओ, प्रीमियम पेमेंट फॉर ओवरटाइम वर्क। कितने हो गए बताओ? अगली लाइन में लिखो ट्रीटमेंट ऑफ ओवरटाइम, ट्रीटमेंट ऑफ ओवरटाइम। ध्यान से सुनो, यदि ओवरटाइम कस्टमर के ऑर्डर के कारण किया जा रहा है, किसके ऑर्डर के कारण, तो जो ओवरटाइम प्रीमियम है वो जॉब में जुड़ेगा। किसमें जुड़ेगा? ध्यान रखना, ओवरटाइम में दिक्कत नॉर्मल रेट की तो कभी होती नहीं, दिक्कत केवल कौन सी चीज की है, जो प्रीमियम है, क्योंकि नॉर्मल रेट तो वैसे भी लेबर कॉस्ट का पार्ट है, दिक्कत केवल प्रीमियम की है जो एक्स्ट्रा पे की जा रही है। तो वापस से सुने, यदि कस्टमर के ऑर्डर की वजह से किया जा रहा हो तो ओवरटाइम प्रीमियम को जॉब में ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे? उस जॉब की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, लेबर कॉस्ट के रूप में। लेकिन यदि ओवरटाइम ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर फीचर है, क्या वर्ड बोला मैंने, लगातार होता है, क्यों? क्योंकि वर्कर कम है और डिमांड ज्यादा है, तो 24 घंटे 12 महीने ओवरटाइम चलता रहता है। तो यहां पर ओवरटाइम जो प्रीमियम है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट माना जाएगा। किसका पार्ट माना जाएगा? और नंबर 3, यदि ओवरटाइम जो है, क्या वर्ड बोला मैंने, ओवरटाइम, कितने ट्रीटमेंट बता दिए मैंने? 2। एक तो क्या, किसके ऑर्डर पर हो, कस्टमर के ऑर्डर पर, तो कहां पर जाके जुड़ेगा? जॉब में। और यदि ओवरटाइम जो है वो रेगुलर फीचर हो, क्या बोला मैंने, रेगुलर फीचर हो, रेगुलर फीचर हो तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना है? इसे फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड करना है। किस में ऐड करना है? फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड करना है। और यदि ये एबनॉर्मल कारणों से हो, फायर फ्लड वगैरह के कारण से, तो इसे कॉस्टिंग P&L में भेजना है। तो एक तरफ तो आप कॉलम बनाओ कॉजेज और एक तरफ लिखो ट्रीटमेंट, एक कॉलम बनाओ कॉजेज और एक कॉलम लिखो ट्रीटमेंट, एक कॉलम कॉजेज एक कॉलम ट्रीटमेंट। और कॉजेज में लिखो नंबर 1, इफ
overtime is worked if overtime is worked work at the request of customer, if overtime is worked at the request of the customer, किसकी रिक्वेस्ट पर? कस्टमर की रिक्वेस्ट। ट्रीटमेंट में लिखो it will charge to the job, it will charge to the respective job, चार्ज टू दी क्या बोला मैंने? रेस्पेक्टिव जॉब। फिर लिखो दूसरा, इफ ओवरटाइम इज वर्कड रेगुलरली, if overtime is worked regularly throughout the year, due to worker shortage, तो ट्रीटमेंट में लिखोगे then new effective average wages rate will be calculated, then new effective wages rate will be calculated, new effective wages rate will be calculated। तो सर मतलब वही कि जैसे लगातार ही काम कर रहे हैं तो टोटल वेजेस करो और घंटों का भाग लगा दो तो एक नई रेट निकल के आ जाएगी। उसके बाद लिखो नंबर 3, इफ ओवरटाइम इज वर्क इररेगुलरली, if overtime is worked irregularly to meet the requirement of production, तो इसमें लिखोगे ट्रीटमेंट में ओवरटाइम प्रीमियम will be charged to factory overhead, overtime premium will be charged to factory overhead। चौथा लिखो, if overtime is due to abnormal reason like flood, earthquake, इधर आ जाओ ट्रीटमेंट में, ओवरटाइम प्रीमियम will be charged to costing P&L, वापस से सुने, कितने ट्रीटमेंट बताए मैंने? पहला क्या था? वर्कर की, किसकी? कस्टमर की रिक्वेस्ट पर। तो बताओ क्या किया था ट्रीटमेंट? जॉब पर चार्ज कर दो। दूसरा क्या बताया था बताओ? यदि ओवरटाइम क्या हो? रेगुलर हो
तो उसका क्या ट्रीटमेंट बताया था? न्यू इफेक्टिव वेजेज रेट निकाल लो। तीसरा क्या था? इर्रेगुलर हो, इर्रेगुलर हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट बताया था? फैक्ट्री ओवरहेड रेट में चार्ज कर दो। चौथा क्या बताया था? एबनॉर्मल कारणों, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, तो बताओ क्या था? कॉस्टिंग पी एंड एल। तो कितने ट्रीटमेंट हो गए? कस्टमर के रिक्वेस्ट में क्या बताया था? जॉब पर चार्ज कर दो। रेगुलर हो तो क्या बताया था? नई रेट निकाल लो। इर्रेगुलर हो तो क्या बताया था? फैक्ट्री ओवरहेड। और यदि एबनॉर्मल हो बिल्कुल ही तो फिर कहाँ डालो? कॉस्टिंग पी एंड एल। अरे क्लियर है? कितने ट्रीटमेंट है? किसके ट्रीटमेंट है? ओवर टाइम के। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है? नॉर्मल आवर्स से ज़्यादा घंटे काम। क्या बोला मैंने? फैक्ट्री एक्ट 1948 में क्या बोला गया है? एक दिन में कितने से ज़्यादा, या एक वीक में किससे ज़्यादा? जो भी वर्कर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो वो ओवर टाइम में गिना जाएगा, और जो रेट चुकाई जाएगी वो नॉर्मल रेट की क्या होगी? डबल होगी। जैसे एक वर्कर है वो सोमवार मंगलवार 11-11 घंटे काम कर लेता है। कितने कितने घंटे? 11 और 11, और फिर छुट्टी मनाता है पूरे सप्ताह भर। क्या ओवर टाइम है या नहीं? इसका आंसर है, क्योंकि उसने एक दिन में 9 से ज़्यादा काम किया। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला 48 से ऊपर, फिर तो ये पहला वाला बोलने की ज़रूरत ही क्या है भाई? यदि आपकी बात मान ले तो पहले वाले का यूज़ ही क्या है? तो वापस से देखो, एक दिन में कितने से ज़्यादा, या एक सप्ताह में जो भी वर्कर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो वो ओवर टाइम में गिना जाएगा। तो कहने को तो आप मुझे बताओ 48 से कम ही है ना, लेकिन फिर भी आप ये बताओ कि 22 होने के बाद भी ओवर टाइम में है कि नहीं है? है, क्योंकि 9 से ज़्यादा है कि नहीं है? है। अब मुझे बताओ, एक वर्कर है वो रोजाना 9 घंटे काम करता है और 6 दिन काम करता है, तो 9 6 कितने हो गए? 54। तो वैसे देखा जाए तो एक भी दिन 9 से ऊपर नहीं निकला, लेकिन वैसे देखा जाए तो किससे ऊपर निकल गया? 48। तो उसे ओवर टाइम कितने घंटों का मिल जाएगा? 48 और 54 का डिफरेंस बताओ, 6 दिन का। उन 6 घंटों में उसे जो वेजेस दी जाएगी वो कितने घंटों की दी जाएगी? 12 की। यानी जो ओवर टाइम का 1 घंटा होता है उसमें डबल रेट दी जाती है। तो डबल रेट देने का मतलब है कि उसे 1 घंटे को आप 2 घंटों के इक्वल मान लो। अब यहाँ पर कोई थंब रूल मत मान लेना कि ओवर टाइम में रेट डबल ही होती है। ये मैंने फैक्ट्री एक्ट में बताया है। इट में भी पॉसिबल कि उस ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री एक्ट नहीं लगता हो। फैक्ट्री एक्ट लगने के लिए फैक्ट्री एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होने चाहिए कि इतने वर्कर काम कर रहे हो और प्रोडक्शन हो रहा हो और मशीनरी हो और फलाना हो और फलाना हो। ऐसा है, हर कंपनी पर, हर फैक्ट्री पर फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। और दूसरा, मजदूर होने चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप सीए बन गए, और जब आप सीए बन जाओगे तो आपको पता चलेगा कि रोजाना आपको 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। कितने घंटे? नॉर्मल है ये 12 घंटे एक सीए के लिए। तो आप कहोगे सर ने हमें बताया था, आज याद आ गया सीए इंटरमीडिएट, कि 9 से ऊपर क्या होता है? क्या होता है? तो आपको मिलेगा क्या? हाँ या ना? ओ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप वर्कर नहीं हो। अरे क्या नहीं हो? तो सर वर्कर के लिए क्या करना? मशीनों पर काम करने वाले लोग जिनकी तनख्वाह इस रेंज में आती है वही वर्कर बोले जाते हैं। जो लाखों के पैकेज वाले वो वर्कर नहीं बोले जाते। वर्कर का मतलब होता है ये ब्लू कॉलर जॉब वाले पर्सन, जैसे हम। ब्लू कॉलर जॉब वाले पर्सन जो है वो फैक्ट्री एक्ट में बताए गए हैं कि किन पर लगता है, किन पर नहीं लगता है। तो एक दिन में किससे ज़्यादा, और एक सप्ताह में, और रेट क्या रहेगी? आइडल टाइम कितने तरह के होते हैं? 2। कौन कौन से 2 होते हैं? नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। नॉर्मल का क्या ट्रीटमेंट है? रेट बढ़ जाएगी। एबनॉर्मल का क्या ट्रीटमेंट है? कॉस्टिंग पी एंड एल में चला जाएगा। अरे क्लियर है? तो हमने आइडल पढ़ा और ओवर पढ़ा। इनको पढ़ के आना, कल इससे आगे का देखें।